नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मानव रक्त के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न पे। अगर आप हमारे बगल स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं मानव रक्त। पहला क्वेश्चन, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, उपरोक्त दोनों या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? मानव रक्त तरल संयोजी ऊतक है, यानी ये कनेक्टिव टिश्यू होता है मानव रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हेमेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एंथोलॉजी। तो रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। ऑन्कोलॉजी की बात करें तो ये कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी, खगोलीय पिंडों के अध्ययन को एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। एंथोलॉजी यानी पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हीमोपोइसिस, हिपेरिन, थ्रोम्बोसिस, विटामिनोलॉजी। तो रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपोइसिस कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। हिपेरिन की बात करें तो हिपेरिन का मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का बनता है, उसे रोकने का कार्य हिपेरिन करता है। थ्रोम्बोसिस की बात करें तो ये प्लेटलेट्स में पाया जाता है, प्लेटलेट्स में थ्रोम्बोसिस पाया जाता है। विटामिनोलॉजी यानी विटामिन्स का अध्ययन विटामिनोलॉजी कहलाया जाता है। विटामिन्स की बात करें, विटामिन्स की खोज 1912 में हॉपकिंस ने की थी। इसका नाम फंक ने दिया था, विटामिन नाम फंक ने दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा हीमोपोइसिस, यानी रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपोइसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7, 7.4, 8.4, 3.5। पीएच मान की बात करें तो पीएच मान 0 से लेके 7 तक होता है, उसे अम्लीय कहते हैं, और 7 से अधिक होता है उसे क्षारीय कहते हैं। यानी रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, ये क्षारीय प्रकृति का होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होने का कारण रक्त क्या है? अम्लीय है, उदासीन है, क्षारीय है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, वो कैसा होता है? वो क्षारीय प्रकृति का होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। पीएच की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा कुल वजन का कितने प्रतिशत होता है? यानी रक्त कुल वजन का कितने प्रतिशत होता है? 7, 10, 15 या 20? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी रक्त कुल वजन का 7% होता है। यानी किसी व्यक्ति का वजन लगभग 70 kg है तो वो रक्त 10 kg उसका रक्त हो जाएगा, यानी 7% उसका रक्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? 3 लीटर, 5 से 6 लीटर, 8 लीटर, 10 लीटर? इसका सही आंसर हो जाएगा, मानव शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है? समान होता है, आधा लीटर कम होता है, आधा लीटर ज़्यादा होता है, या 2 गुना होता है? यानी पुरुषों की तुलना में महिलाओं का रक्त पुरुषों से आधा लीटर कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रक्त के कितने भाग होते हैं? रक्त के कितने भाग होते हैं? 1,
2, 3, 4। तो रक्त की बात करें तो रक्त के 2 भाग होते हैं, यानी रक्त 2 भागों से मिलकर बना होता है। रक्त 2 भागों से मिलकर बना होता है। पहला भाग होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, 60% प्लाज्मा होता है। और दूसरा होता है रक्त कणिकाएँ होती है, 40% रक्त कणिकाएँ होती है। और ये रक्त कणिकाएँ 3 भागों से मिलकर बनी होती है, जिसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कहते हैं। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रक्त 2 भागों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन को निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है? यानी प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन को निकाला जाता है तो शेष भाग क्या कहलाता है? शेष भाग सीरम कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। प्लाज्मा रक्त का एक भाग है जो 60% भाग से मिलकर बना होता है रक्त, और प्लाज्मा के अंदर 90% जल और 10% प्रोटीन पाया जाता है, जिसमें फाइब्रिनोजन होता है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। और उसी प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को निकाल देंगे तो जो बचता है शेष, उसे सीरम कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रक्त से आरबीसी को जब निकाल दिया जाता है तो शेष भाग क्या कहलाता है? सीरम, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लाज्मा। तो अभी जस्ट एक पहले क्वेश्चन में बात करी कि अगर प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन को निकाल देंगे तो उसे सीरम बचता है। उसी प्रकार रक्त से आरबीसी को जब निकाल दिया जाता है तो शेष बचता है, उसे प्लाज्मा कहते हैं, यानी शेष भाग को प्लाज्मा कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आरबीसी का मुख्य कार्य होता है, यानी आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? लाल रंग देना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, उपरोक्त दोनों या कोई नहीं। तो आरबीसी की बात करें तो आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा या बोन मैरो में होता है। ठीक है, आरबीसी का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, हृदय में, यकृत में, अग्नाशय में। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, बोन मैरो। आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट या कोई नहीं। तो थ्रोम्बोसाइट की बात करें तो इसे प्लेटलेट्स भी कहते हैं। प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नेम होता है थ्रोम्बोसाइट। ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी को कहते हैं और एरिथ्रोसाइट आरबीसी को कहते हैं, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा आरबीसी का वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? न्यूटन, एंटोनी ल्यूनहॉक, गोल्डस्टन या इनमें से कोई नहीं। तो न्यूटन की बात करें तो न्यूटन ने गति के 3 नियम प्रतिपादित किए थे। गोल्डस्टन ने प्रोटॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टन ने की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा आरबीसी की खोज एंटोनी ल्यूनहॉक ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? लाल, हल्का पीला, नीला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? मानव रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मानव रक्त का लाल रंग, हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के कारण मानव रक्त का लाल रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्लाज्मा का पीला रंग किस कारण से होता है? हेमोसाइट, बिलिरुबिन, हीमोग्लोबिन या कोई नहीं। तो प्लाज्मा का पीला रंग किस कारण से होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बिलिरुबिन के कारण प्लाज्मा का पीला रंग होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? मानव रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर
सी यानी हीमोग्लोबिन का मानव रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत में, हृदय में, फेफड़ा में, अग्नाशय में। तो भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आरबीसी का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? मुख्यतः होता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में मुख्यतः होता है और भ्रूणावस्था में यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, 150 दिन, 200 दिन या 100 दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। उसके बाद आरबीसी की मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर? प्लीहा में। प्लीहा में आरबीसी की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। मानव शरीर में आरबीसी का विनाश कहाँ पर होता है? यकृत में, प्लीहा में, स्प्लीन में, सभी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानव शरीर में आरबीसी का विनाश कहाँ पर होता है? प्लीहा में होता है। प्लीहा में आरबीसी का विनाश होता है और उसे ही प्लीहा को ही स्प्लीन भी कहते हैं, यानी बी और सी दोनों ही राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। और प्लीहा को ही आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं, क्योंकि आरबीसी की मृत्यु प्लीहा में जाके होती है। इसी कारण से प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? प्लीहा, स्प्लीन, दोनों। अभी जस्ट बात करी कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? प्लीहा और स्प्लीन, यानी प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं क्योंकि आरबीसी की मृत्यु प्लीहा में होती है, इसी कारण से। और प्लीहा को ही स्प्लीन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहते हैं? यानी आरबीसी की ब्लड बैंक का किसे कहते हैं? स्प्लीन, प्लीहा, तिल्ली या सभी। तो ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी यानी आरबीसी की ब्लड बैंक किसे कहते हैं? उपरोक्त सभी यानी स्प्लीन, प्लीहा, तिल्ली, इन सभी को आरबीसी का ब्लड बैंक यानी प्लीहा को ही आरबीसी का ब्लड बैंक कहते हैं और प्लीहा को ही स्प्लीन और तिल्ली भी कहते हैं और प्लीहा को ही आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। पहाड़ों पर जाने से आरबीसी की संख्या पर क्या फ़र्क पड़ता है? बढ़ जाती है, कम हो जाती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनमें से कोई नहीं। तो आरबीसी की बात करें तो आरबीसी का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। और जैसे ही पहाड़ों पर जाएंगे तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और आरबीसी क्या करेगी? ऑक्सीजन की कमी होने से आरबी की संख्या में बढ़ जाती है, यानी आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, जिससे जल्दी जल्दी ऑक्सीजन का परिवहन करने का कार्य करती है। इसीलिए पहाड़ों पर जाने पर आरबीसी की संख्या में बढ़ोतरी होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या फ़र्क पड़ता है? बढ़ जाती है, कम हो जाती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता या इनमें से कोई नहीं। तो सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या फ़र्क पड़ता है? वो सोते समय आरबीसी की संख्या में कमी हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। विटामिन की बात करें। विटामिन की अभी बात करी कि विटामिन की खोज 1912 में हॉपकिंस ने की थी। हॉपकिंस ने विटामिन की खोज की थी और विटामिन नाम फंक ने दिया था। ठीक है। विटामिन ए की बात करें। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल और इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन बी की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम होता है विटामिन बी का साइंटिफिक नेम होता है थायमीन और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी का साइंटिफिक नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन के की बात करें तो विटामिन के का साइंटिफिक नेम होता है टोकोफेरोल और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? विटामिन के करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? कार्ल लैंडस्नर, हॉपकिंस, गोल्डस्टन, ए फ्लेमिंग। रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्नर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा
रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टर ने की थी। हॉपकिंस की बात करें तो इन्होंने विटामिन की खोज की थी। विटामिन की खोज हॉपकिंस ने की थी। गोल्डस्टर ने प्रोटॉन की खोज की थी और फ्लेमिंग यानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी जो कवक से बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, RH फैक्टर की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? कार्ल लैंडस्टर, हॉपकिंस, गोल्डस्टर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। यानी RH फैक्टर की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा RH फैक्टर की खोज कार्ल लैंडस्टर ने की थी। कहाँ पर की थी? ये बंदर के रक्त से की थी, यानी बंदर से की थी RH फैक्टर की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कार्ल लैंडस्टर और वीनर ने मिलकर की थी RH फैक्टर की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? ABO, BAO। तो कौन सा समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? सर्वग्राही यानी सभी से वो रक्त समूह ले सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा AB रक्त समूह। AB रक्त समूह सर्वग्राही कहलाता है, क्योंकि AB रक्त समूह सर्वग्राही इसलिए कहलाता है क्योंकि इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, इसीलिए ये सर्वग्राही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, AB रक्त समूह सर्वग्राही कहलाता है क्योंकि कोई एंटीजन न होने के कारण, कोई एंटीबॉडी न होने के कारण, उपयुक्त दोनों या कोई नहीं। AB सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है क्योंकि AB रक्त समूह के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, इसी के कारण वो सभी से ले सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है? AB, BAO। AB की अभी बात करी, इसे सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं। तो सर्वदाता रक्त समूह यानी सभी को डोनेट कर सकता है, यानी सभी को दे सकता है। तो वो कौन सा रक्त समूह है? वो O रक्त समूह है जो सर्वदाता कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता है, इसीलिए ये सभी को दे सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा D, यानी O रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पे नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।